हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में जो कि इस चैप्टर का 3rd वीडियो है, इसमें हम सब लोग ऊष्मा धारा और साथ ही साथ ऊष्मीय प्रतिरोध, अच्छा इसको ऊष्मीय धारा भी हम सब लोग कह सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ चालकों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन पढ़ेंगे और उसका हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या है वो भी हम सब लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। जैसे विद्युत धारा थी वैसे ही ऊष्मीय धारा हो, वो क्या था कि चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसमें चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर को, वहां विद्युत था और यहाँ क्या है ऊष्मा, तो चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं। इसको H से लिखा जाता है। हमने मान लिया कोई चालक में T समय में क्यों ऊष्मा जा रहा है, तो 1 सेकेंड में कितनी जाएगी Q बाई टी। अरे 5 पेन 25 के, तो 1 पेन 25/5 रुपए के होंगे। तो 1 सेकेंड में जो भी ऊष्मा प्रवाहित होगी उसी को कहते हैं ऊष्मीय धारा और इसी को H से लिखते हैं। तो ऊष्मीय धारा बराबर ऊष्मा बटा समय, SI मात्रक, ऊष्मा यानी एक ऊर्जा होती है जिसका मात्रक जूल होगा, समय का सेकेंड। और डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र क्या होगा, जूल यानी कार्य का विमीय सूत्र mL2T-2 और सेकेंड यानी समय की विमा होती है T। ऊपर जाएगा T प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, mL2T-3 हो जाएगा विमीय सूत्र, ठीक भी है। अब आगे बढ़ते हैं। ऊष्मीय प्रतिरोध, तो सेम ऊष्मा के मार्ग में आई रुकावट को, ऊष्मा जब प्रवाहित होती है जैसे उसमें धारा के मार्ग में आई रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैसे ऊष्मा के मार्ग में आई रुकावट को ऊष्मीय प्रतिरोध कहेंगे। तो चालक के अणुओं या कणों द्वारा ऊष्मा के मार्ग में आई रुकावट को ऊष्मीय प्रतिरोध RH कहते हैं, ठीक। हीट रेजिस्टेंस बोला जाता है, R से लिखेंगे। ये देखो जैसे उसमें क्या था विभवांतर बटे धारा, R बराबर V/I, और विभवांतर मतलब धारा उच्च विभव से निम्न विभव, विभव का अंतर होता है ना, और धारा किस ओर बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो VH माइनस VL, H मतलब हाई पोटेंशियल ये है और ये लो पोटेंशियल है, और बटे में करंट, तो ये विभवांतर हो गया। और यहाँ किसके कारण ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तापांतर के कारण। वहां विभवांतर के कारण धारा गई थी और यहाँ तापांतर के कारण ऊष्मा जाएगी। ताप का अंतर होगा तभी तो ताप के अंतर के कारण ऊष्मा जाएगी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो यहाँ तापांतर यानी कि TH माइनस TL/H। TH को हम क्या नाम दिए थे θ1 और TL को हमने नाम दिया था θ2, तो θ1 माइनस θ2/H हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि H बराबर Q/T भी होता है, और ये चीज पिछले डेरिवेशन में हमने पढ़ा था फूरियर के नियम में, KA θ1 माइनस θ2/L भी होता है कि नहीं होता है, क्लियर बात। अगर आप θ2 को तापांतर को θ2 को आगे θ1 को पीछे करेंगे तो ये हम माइनस का साइन आएगा एक, ठीक, क्योंकि ये उच्च विभव से उच्च टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर घटाना है, तभी वैल्यू प्लस में आएगी। अच्छा, ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखेंगे तो RH बराबर θ1 माइनस θ2 ये KA θ1 माइनस θ2/L, ये कैंसिल आउट, L जाएगा ऊपर, RH बराबर L/KA हो जाएगा। ये यूज में आएगा अभी आगे, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक, तो सबसे पहली चीज RH यहाँ से देख लीजिए, तापमान का क्या होता है केल्विन होता है, और H का क्या होता है अभी हमने निकाला जूल पर सेकेंड, सेकेंड चला जाएगा ऊपर, तो केल्विन सेकेंड पर जूल या सेकेंड डिग्री सेल्सियस पर जूल, कैलोरी भी लिख सकते हैं प्रचलित मात्रक। डायमेंशनल फार्मूला केल्विन, केल्विन यानी कि ये होता है ताप, और ताप का विमा होते थीटा, और सेकेंड यानी समय की विमा T, और जूल यानी कार्य की विमा mL2T-2। ऊपर जाएगा तो m माइनस का हो जाएगा, ठीक भैया, और L हमारा प्लस था तो किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और T माइनस से ऊपर जाएगा प्लस, एक पहले से ही था तो 3T हो जाएगा और एक थीटा, ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। तो डेरिवेशन देखते हैं, चालकों के संयोजन, चालकों के ऊष्मीय प्रतिरोधों का संयोजन भी हम सब लोग कह सकते हैं, जो ऊष्मा चालकता है उसके संयोजन। तो ऊष्मीय चालकता का भी संयोजन कह सकते हैं। तो ऊष्मीय चालकता का धातु चालकों के संयोजन, ऊष्मीय चालकता का जो है
धातुओं में संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। वहां प्रतिरोधों का था, सेम प्रतिरोध का भी निकालेंगे और उसके बाद ऊष्मीय चालकता यानी के का भी निकालेंगे। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, इसका हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट। एक डायग्राम हमने लिया, ये पहला चालक है और ये दूसरा चालक है। इस चालक की लंबाई L1 है और इसकी L2, और यहाँ पर हमने एक बर्नर रख दिया और यहाँ से गर्म करेंगे नीचे से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा और फिर यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा। क्लियर बात। अब धीरे 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 टेम्परेचर घटेगा, इधर यहाँ ज़्यादा होगा। अब यहाँ से क्या जाएगी, इसमें ऊष्मा जाएगी। क्लियर बात। जो ऊष्मा इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी, ऊष्मा हानि होती नहीं, ये चीज़ तो हम सब लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। और यहाँ इस वाले चालक की जो विद्युत यहाँ पर ऊष्मीय चालकता है वो K1 है और इसकी है K2। इसका प्रतिरोध R1 और इसका प्रतिरोध R2। इसका परिच्छेद क्षेत्रफल A, इसका भी A, इसका भी A, समान परिच्छेद क्षेत्रफल और लंबाई अलग अलग है, ऊष्मीय चालकता अलग अलग है और प्रतिरोध भी अलग अलग है। तो माना दो समान परिच्छेद क्षेत्रफल वाले जो कि क्या है A चालक जिनकी लंबाई L1 व L2 तथा ऊष्मीय चालकता K1 व K2 और ऊष्मीय प्रतिरोध R1 व R2 हैं, एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिससे प्रत्येक में ऊष्मीय धारा H नियत रहेगी। पर सेकंड जो ऊष्मा प्रवाहित होगी वो नियत होगी। भाई श्रेणी क्रम में धारा समान था, जैसे कि वहां पर था कक्षा 10 में, वैसे यहाँ पर भी श्रेणी क्रम में धारा समान होगी। वहां विद्युत धारा थी, यहाँ ऊष्मीय धारा। ठीक है भैया। पर सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊष्मा। क्लियर बात। अब जितना ये दोनों मिल करके काम करते हैं उतना ये अकेला काम करता है, यानी इसके संयोजन से ये बना कि नहीं बना। अब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, फिर L1 प्लस L2 हो जाएगी, परिच्छेद क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। अब लेकिन इसका प्रतिरोध RH हमने नाम दे दिया और इसकी ऊष्मीय चालकता K नाम दे दी, और यहाँ इसका तापमान θ1, यहाँ θ2, बीच वाले का तो कोई मतलब नहीं। इस बीच वाले भाग को हम कहते हैं संयोजित भाग। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजित या संपर्क तल इसी को कहते हैं। और इसका तापमान हमने क्या नाम दे दिया, थीटा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के संपर्क में है और तापमान दोनों के उभयनिष्ठ हो जाएगा इसमें। अब हम सबसे पहली चीज यहाँ पर देखेंगे ऊष्मा प्रवाह की दर यानी ऊष्मीय धारा। H बराबर क्या होता है, Q/T। भाई धारा सभी में क्या होगी, ऊष्मीय धारा समान होगी, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है ना, तो यहाँ पर भी धारा क्या होगी, समान होगी। तो इसके लिए फार्मूला हमने बताया था H बराबर KA θ1 - θ2/L1। सेम वही चीज यहाँ पर H बराबर करेंगे Q/T होता ही है। ऊष्मा प्रवाह की दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं। ये ऊष्मा प्रवाह की दर है और ये ऊष्मीय धारा, और दोनों एक ही चीजें होती है। ठीक। अब K पहले वाले के लिए ऊष्मा चालकता कितनी है, K1, और एरिया कितना है A, उच्च ताप कितना है θ1, ऊष्मा कहाँ जा रही, निम्न ताप जो कि कितना है थीटा रख दिया गया माइनस का, और बटे कितनी लंबाई का है L1, बराबर। भाई ऊष्मीय धारा दोनों में क्या है, सेम है, तो जितनी इसमें आएगी उतनी इस वाले में आएगी। इसकी ऊष्मा चालकता कितनी है K2, एरिया कितना है इनका A, और यहाँ का ताप देखो उच्च ताप ये है और निम्न ताप ये है, थीटा माइनस θ2 हो जाएगा, और बटे में लंबाई कितनी है L2। क्लियर बात। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को एक साथ लेंगे, पहले हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक भैया। अब अगर इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ए से ही कैंसिल हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ K1/L1 बचा और यहाँ θ1 माइनस थीटा बचा, यहाँ K2/L2 बचा, अंदर क्या बचा, थीटा माइनस θ2। अब क्या करेंगे, अंदर गुणा करा देंगे, तो K1/L1 का θ1 से गुणा करेंगे तो ये इतना आएगा, K1/L1 का थीटा से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, K2/L2 का थीटा से गुणा ये आएगा, K2/L2 का θ2 से गुणा तो K2/L2 θ2 आ जाएगा माइनस। अब थीटा वाले एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो ये देखिए ये माइनस का θ2 है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और पहले से ही K1/L1 θ1 था और ये इधर आ गया K2/L2 θ2 हो जाएगा, और ये माइनस था इधर आएगा प्लस का हो जाएगा K1/L1 थीटा प्लस K2/L2 थीटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, थीटा कॉमन है, तो K1/L1 प्लस K2/L2 बचा, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास, K1/L1 θ1 K2/L2 θ2। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया, वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा की, तो इसको बटे में भेज देंगे इसके, तो थीटा बराबर K1/L1 θ1 प्लस K2/L2 θ2, और ये बटे में आ जाएगा K1/L1 प्लस K2/L2।
सॉल्व करेंगे तो इसका नीचे से इसके गुणा और इसका कैंची गुणा, इसका इससे गुणा कराएंगे K1L2 प्लस और इसका L1 का K2 से K2 L1 और बटे में कितना बचा L1 L2। सेम वही चीज, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। पहले नीचे का नीचे से गुणा करो, L1 L2 आएगा बटे में, कैंची गुणा ये L2 इधर हो जाएगा और ये L1 इधर हो जाएगा और नीचे क्या बचा L1 L2, यहाँ भी नीचे L1 L2 और वो कैंसिल आउट। आप चाहे तो यहाँ अंश और हर में L1 L2 से गुणा करा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर L1 L2 से गुणा कराएंगे तो L1 L1 कैंसिल, यहाँ से L2 L2 कैंसिल तो L1 बचा। यहाँ पर भी वही करना, हर में भी यहाँ से L1 कैंसिल होगा तो L2 बचा, यहाँ से L2 कैंसिल होगा तो L1 बचेगा। क्लियर बात। अब यहाँ पर हम एक केस ले रहे हैं, अगर लंबाई दोनों की बराबर हो जाए, L1 बराबर L2 बराबर लिए होते तो L1 और L2 को हम क्या लिखते, फिर L ही लिखते भाई। L1 L2 ना लिख करके हम L लिखते। तो जहाँ L1 आया था वहाँ L, अब देखिए यहाँ L2 आया था तो L रखेंगे भाई, L2 भी L है, L1 भी L है और यहाँ L1 आया था तो भी L। नीचे यहाँ L2 आया था तो L, L1 आया था तो L। अब ऊपर से और नीचे से L कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करेंगे तो थीटा की वैल्यू K1 θ1 प्लस K2 θ2 अपॉन K1 प्लस K2। ये आ गया हमारा संपर्क तल का ताप, यानी उभयनिष्ठ ताप इसको कहते हैं। पूछा जाएगा तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। अब निकालते हैं ऊष्मीय धारा। ऊष्मीय धारा यानी H बराबर दो वैल्यू आई थी ना H की, एक आई थी H बराबर K1 पहले वाले चालक के लिए A θ1 माइनस θ अपॉन L1 और दूसरे वाले चालक के लिए H बराबर K2A ब्रैकेट θ माइनस θ2 अपॉन L2। अब यहाँ से θ1 माइनस θ और यहाँ से θ माइनस θ2 निकालना है, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको बटे में ले आएंगे तो θ1 माइनस θ बराबर HL1 अपॉन K1A। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा HL2 और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा K2A और ये θ माइनस θ2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक भैया। अब आगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ θ माइनस यहाँ प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ θ1 यहाँ माइनस का θ2 बचा और ऐसे ही ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, जोड़ रहे हैं। अब इन दोनों में कॉमन हम ले रहे हैं H, ए को कॉमन नहीं ले रहे हैं, इन दोनों से कॉमन ले रहे हैं H, तो H बाहर बचा तो यहाँ से क्या बचा L1 अपॉन K1A, L1 अपॉन K1A और यहाँ से क्या बचा L2 अपॉन K2A। ठीक है, और बराबर में क्या बचा हमारा θ1 माइनस θ2 और इसको इसके बटे में भेजेंगे तभी H मिलेगा। तो H बराबर θ1 माइनस θ2 और ये बटे में आ जाएगा तो L1 अपॉन K1A और प्लस ये L2 अपॉन Ka2 और सॉल्व करेंगे, नीचे से LCM लेंगे, A कॉमन है ना और वो ऊपर चला जाएगा तो H बराबर A ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, इक्वेशन नंबर 4। वैसे इसका यूज होगा आगे। ये हो गई ऊष्मीय धारा, इतनी ऊष्मीय धारा का मान मिलेगा हमको। खास बात है कि ये दोनों में कॉमन है, समान जाएगी ना। अब हम निकालेंगे संयुक्त चालक का तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध, यानी जब दोनों चालक मिलकर के एक बड़ा चालक उसी के जैसा बना रहे थे तो उसकी बात हम करेंगे। तो R बराबर हमने क्या पढ़ा था θ1 माइनस θ2 अपॉन H, यही तो पढ़ा था अभी, यहीं से देख लेते हैं। एक फार्मूला पढ़ा था R बराबर V अपॉन I, विद्युत में V मतलब विभवांतर और नीचे I मतलब धारा। यहाँ पर तापांतर होगा θ1 माइनस θ2। ठीक है, ये उच्च ताप और ये निम्न ताप। और धारा यहाँ किससे लिखी गई थी H से, ऊष्मीय धारा थी ना, तो ये चीज यहाँ पर H से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लंबाई क्या हो गई L1 L2, एरिया सेम वही चीज है, K का मान K ही रहेगा भाई। यहाँ K1 K2 था और ये दोनों मिल करके K को बना रहे हैं। यहाँ R1 R2 मिल करके क्या बना रहे हैं RH और यहाँ θ1 θ2, बीच वाला तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि ये पूरा एक हो गया है ना। तो लगाते हैं यहाँ पर तापांतर बटा धारा। ठीक है, ऊष्मीय धारा θ1 माइनस θ2 अपॉन H। तो RH बराबर θ1 माइनस θ2 अपॉन H। H की वैल्यू ये वाली उठा करके यहाँ पर रख देते हैं। कितनी आई थी भाई H की वैल्यू, ये वाली A θ1 माइनस θ2 और ये वाला जो बटे में L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा RH बराबर L1 अपॉन K1 ऊपर जा करके और प्लस L2 अपॉन K2 और अपॉन में कितना बचा A। अब A को बांट देते हैं अलग अलग। ठीक, तो RH बराबर L1 अपॉन K1A और प्लस L2 अपॉन K2A। अब क्योंकि R बराबर L अपॉन KA आया था, R बराबर L अपॉन KA आया था, वैसे इसका पिछला वीडियो जो आया था उसमें भी हमने बताया था, वहां पर हमने बताया था विद्युत के कॉन्सेप्ट पर। जैसे सिग्मा
R बराबर रो L अपॉन ए आया था। रो का उल्टा जो होता है सिग्मा होता है, यहाँ पर K उसी को लिखा जाता है, K से लिखा जाता है, वहाँ सिग्मा था यहाँ K है। ठीक है भैया, तो ये चीज़ तो हमने अभी भी बताया है, अभी भी पढ़ाया था, यहाँ से देख लीजिए L अपॉन के ए आर एच बराबर, यही वही चीज़ यहाँ पर आया। अगर L अपॉन के ए है तो वो आर एच होगा। यहाँ पर क्या है L1 K1 A, पहले वाले का क्षेत्रफल सेम था, दूसरे वाले का क्षेत्रफल भी सेम था, दोनों के क्षेत्रफल सेम। पहले की लंबाई L1, चालकता K1, लंबाई L2, चालकता K2। तो ये पहले चालक के लिए है प्रतिरोध, ये दूसरे चालक के लिए है प्रतिरोध। तो पहले चालक का प्रतिरोध हमने R1 नाम दिया था, दूसरे वाले का नाम दिया था R2। तो RH बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2, यानी कि प्रतिरोध का मान जो होता है श्रेणी क्रम में बढ़ता है, ये चीज याद रखिए। अब हम निकालेंगे तुल्य ऊष्मा चालकता, जो कि लास्ट है। तुल्य ऊष्मा चालकता मतलब इसके लिए हम H बराबर फार्मूला लगाएंगे, H बराबर यानी सब पूरा जो दोनों लोग मिल करके एक बनाए थे, तो उसकी चालकता कितनी मानी गई थी K, एरिया क्या था A, θ1 माइनस θ2 था, इधर वाले का θ1 इधर वाले का θ2 था, और लंबाई टोटल कितनी थी L1 प्लस L2, ये टोटल के लिए है। अभी तक हम पहले और दूसरे का निकालते थे, ये ओवरऑल टोटल के लिए है। ठीक, अब समीकरण 4 हमने जो माना था H का मान जो आया था उसका मान यहाँ पर रख देंगे। H का मान वैसे आया क्या था, A θ1 अपॉन θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 आया था, वही मान उठा करके यहाँ रख देंगे। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, भाई यही मान उठा करके यहाँ रखा और ये इधर रखा ही था, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको ऊपर भेज देते हैं, तो यहाँ से K की वैल्यू हमको चाहिए, तो ये ऊपर जा करके L1 प्लस L2 और अपॉन में L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 हो जाएगा। अब अगर ये हो गया चालकता का मान, ठीक है, दोनों जब मिल करके दोनों चालक मिल करके जो चालकता बनाएंगे, यानी दोनों चालक मिल करके कितनी आसानी से धारा का प्रवाह कराएंगे, ऊष्मीय धारा का या ऊष्मा का प्रवाह कितनी आसानी से कराएंगे, वो K बताता है। ठीक है, यहाँ दोनों मिल करके कैसे कराएंगे वो चीज। अब अगर लंबाइयां बराबर होती, भाई जो पहले चालक की लंबाई वही दूसरे चालक की लंबाई, तो हम L1 L2 ना लिख करके उसको क्या लिखते L, तो उसको हम L मान लेंगे। तो यहाँ L1 की जगह पर भी L, L2 की जगह पर भी L, L1 की जगह पर L, L2 की जगह पर L, L और L मिल करके 2L, और यहाँ से L हो गया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा 1/K1 प्लस 1/K2, L कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो 1/K1 और ऊपर गया ये 1/K2 प्लस का बचेगा, और ये बटे में आ जाएगा 2/K। ये HP है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये भी रिलेशन हो गया, ये पहले वाले की चालकता है, ये दूसरे की चालकता है, और ये तुल्य चालकता है, दोनों मिल करके जो मान देंगे वो K होगा। क्लियर बात, ये हो गया इसका डेरिवेशन। अब नोट में खास बात, तुल्य प्रतिरोध बढ़ने से, भाई तुल्य प्रतिरोध बढ़ा था इसमें श्रेणी क्रम में, R1 प्लस R2 आया था, अभी हमने किया था। ऊष्मा प्रवाह क्या होगा, कम होगा, जाहिर सी बात, प्रतिरोध का काम क्या होता है, ऊष्मा का कम करना, तो ये ऊष्मा को कम कर देगा। अब इसी के बेस पर हम सब लोग इसका दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ेंगे। पहला, सर्दियों में कई कपड़े पहनना। अगर सर्दियों में हम देखते हैं नीचे पहनते हैं टी शर्ट, फिर शर्ट, फिर हाफ स्वेटर, फिर फुल स्वेटर और जैकेट वगैरह, तो ये एक लेयर बन जाती है, परत बन जाती है, और ये कई सारी परत जो होती हैं ये ऊष्मा को बाहर निकलने से रुकावट उत्पन्न करती हैं, यानी इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यही चीज तो है, कई सारी लेयर हो गई। अब लेयर के दूसरे क्रम में आ गई, श्रेणी क्रम में लेयर चिपक गई आपस में आकर के, तो वो बन गया श्रेणी क्रम, और लेयर श्रेणी क्रम में आई तो फिर उसका प्रतिरोध बढ़ा, और प्रतिरोध बढ़ा तो अंदर की ऊष्मा जो होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, और अंदर वैसे की वैसी बरकरार रहती है गर्मी। ठीक है, यानी ऊष्मा को कम कर देता है, ऊष्मा जाने नहीं देता है। क्लियर बात, तो ऊष्मा को बाहर निकलने में अधिक रुकावट आती है, यानी ऊष्मा का मान ये क्या कर देता है, अंदर तो उतना ही बनाए रखता है, बाहर वाली को भी अंदर नहीं आने देता और अंदर वाले को बाहर नहीं जाने देता, ये चीज होता है। अब घर की दीवारें जो होती है वो किससे बनी होती, ईंट, सीमेंट और प्लास्टर होता है, तो ये भी कई सारी लेयर इसमें लगी होती है, तो इसीलिए ऊष्मा धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे इस ऊष्मा गुजरती है। ठीक है, अब आगे थर्मस फ्लास्क। थर्मस देखो अंदर से कांच की दो परतें होती हैं, एक आगे एक पीछे, और बीच में होता है निर्वात, बीच में वैक्यूम होता है, निर्वात कुछ नहीं होता है, एकदम खाली, कोई भी ऑक्सीजन कोई भी गैस भी नहीं होती है, यानी उसी को निर्वात कहते हैं। और यही इसीलिए ऊष्मा का प्रवाह ये क्या कर देता है, रोक देता है, ये परतें श्रेणी क्रम में आ जाती है और बीच में तो निर्वात ही है।
तो इसमें विकिरण ही जा सकती थी, लेकिन वो परतें क्या करेंगी, श्रेणी क्रम में आ गई ना, वो परतें की बात हो रही ना, तो दो परतें आपस में चिपका करके रखा जाता है और बीच में कोई हवा भी नहीं होती, तो वो श्रेणी क्रम में आ जाती हैं और श्रेणी क्रम में आ जाएंगी तो ऊष्मा को वो जाने नहीं देंगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा ना उसका और ऊष्मा बाहर निकल नहीं पाएगी। और फ्रिज की दीवारें देखते हैं, बाहर का तापमान ज़्यादा होता है, अंदर का कम होता है, माइनस में होता है ना, तो कई परतों के कुचालक का उपयोग करके बनाया जाता है, कई सारी परतें फ्रिज में रखे करके एक बनाई जाती है परत, कुचालक बनाया जाता है, कई सारी परतें होती हैं, बाहर लोहा होता है, फिर फाइबर वगैरह होते हैं, कई सारी परतों के रूप में फ्रिज बनता है और परतें कई सारी जब जुड़ती हैं तो वो आ जाता है, तो उससे तुम्हारा प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा तो बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं जा पाएगी और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाएगी। ये चीज होता है श्रेणी क्रम संयोजन का कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में ये उपयोग में भी आता है। तो यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे और उसका दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद इंगन हाउस के बारे में पढ़ेंगे। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया उसे लाइक और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया।